नमस्कार। मस्तिष्क के जन्मजात विकारों के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मस्तिष्क के जन्मजात विकार कैसे होते हैं, जिनको कंजेनाइटल ब्रेन डिसऑर्डर्स को कहा जाता है। उसके हम दो पार्ट में उनको बांट सकते हैं। एक है एक्वायर्ड, जो प्राप्त किए गए, और दूसरे है जेनेटिक, इनहेरिडिटरी, जो अनुवंशिक है। जो प्राप्त किए गए हैं, जो एक्वायर्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई गई डिसऑर्डर है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिलने के कारण होता है। अब ये दो ग्रुप्स में हो सकता है। एक है प्रीटर्म्स बेबीज़ और दूसरे है टर्म्स बेबीज़, जो अपरिपक्व बच्चे हैं, जो 9 महीने से पहले पैदा होते हैं, जो 7 महीने 6 महीने पे पैदा हो रहे हैं, लेस दैन 24 वीक्स पैदा हो रहे हैं उनमें। और एक है जो पूरा टर्म करने के बाद 9 महीने के बाद जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है उनमें। अब जो प्री टर्म है, अपरिपक्व बच्चे हैं, उनमें हेमरेज का प्रमाण जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन उनका डेवलप नहीं हुआ होता और उसमें अभी भी स्पंज लाइक स्पेसेस में उतनी क्षमता नहीं होती कि जो हेमरेज को रेजिस्ट करे। ये हेमरेज थैलेमोस्ट्राइटेड एरियाज़ ऐसे विविध एरिया में पाया जाता है। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं देखने के लिए, और टर्म्स में भी। और अगर अल्ट्रासाउंड पे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत दिख रही है तो हम ब्रेन एमआरआई, ये दूसरी मोडालिटी कर सकते हैं विथ डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग ये टेक्निक है जो शरीर के पानी की मूवमेंट को देखती है, शरीर में जो पानी की गति है उनको देखती है, और उसके हिसाब से वो बताते हैं कि क्या प्रकार की विकार वहाँ हो सकता है, क्या प्रकार का डिसीज़ वो ब्रेन को है। तो हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी बहुत विविध प्रकारों से हो सकती है, जैसे कि माता को, मदर को लेबर लेट होना, कोई लेबर के टाइम इंजरी हो जाना, या बच्चे को पहले ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिससे बच्चे का लंग डेवलप नहीं हुआ हो और वो ऑक्सीजन ना ले पा रहा हो, या ट्रकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरे प्रकार का एक्वायर्ड या प्राप्त की गई डिसऑर्डर है कर्निक्टरस, जो पीलिया या इक्टरस के ज़्यादा होने की वजह से होती है। नॉर्मली अपना ब्रेन अपने बॉडी के ब्लड को ब्लड ब्रेन बैरियर यानी एक प्रकार की वॉल से अलग रखता है। ये वॉल्स छोटे छोटे सेल्स की बनी होती है, जिनमें एक दूसरे के नज़दीक टाइट जंक्शंस, मतलब बहुत ही छोटी स्पेस होती है, जिससे कोई कम प्रमाण के ही मॉलिक्यूल, कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं। लेकिन नियोनेट में, मतलब 1 महीने के कम उम्र के बच्चों में ये डेवलप नहीं हुआ होता, न्यू बॉर्न्स में ये डेवलप नहीं हुआ होता। तो इसके लिए जो पीलिया है, जो बिलीरुबिन है, जिसकी वजह से पीलिया होता है, इक्टरस होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सकता है, और वो बेसल गैंग्लिया जैसे एरियाज़, कोई स्पेसिफिक एरियाज़ ब्रेन में होते हैं जिनको टारगेट कर सकता है। उसकी वजह से मोटर डिसऑर्डर बच्चों को फ्यूचर में हो सकती है। और बहुत सारे एक्वायर्ड डिसीजेस है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन या मतलब सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस में मिलने वाले में से डिसऑर्डर थे। अब हम चलते हैं हेरेडिटरी यानी अनुवंशिक डिसऑर्डर्स की तरफ। ये भी हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक ग्रे मैटर को अफेक्ट करने वाले,
एक वाइट मैटर को अफेक्ट करने वाले। ब्रेन में ग्रे और वाइट मैटर ऐसे दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है। वो कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कोई ग्रे मैटर मतलब जहाँ पे ज़्यादा न्यूरॉन्स बॉडीज़ है, और वाइट मैटर जहाँ पे सिर्फ न्यूरॉन्स के फाइबर ज़्यादा है, इसलिए हम उनको अपने सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइड करते हैं। तो जो डिसीजेस ग्रे मैटर में ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल जो बेसल गैंग्लियाज या कॉर्टेक्स वगैरह में ज़्यादा होती है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर का पावर हाउस है जो सेल को एनर्जी प्रदान करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और वो सेल मर सकता है। ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है वो ग्रे मैटर में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसका प्रभाव ग्रे मैटर में ज़्यादा पाया जाता है। उनमें से कॉमन है जैसे मिलाज और ले डिसीज़ एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं वाइट मैटर डिसऑर्डर की तरफ। वाइट मैटर डिसऑर्डर्स को ल्यूकोडिस्ट्रोफीज ऐसे कहा जाता है, जिनमें है कैनामन डिसीज़, अलेक्जेंडर डिसीज़ और मेगलेनसेफेलिक एनसेफेलोपैथी विद सब कॉर्टिकल सिस्ट, जिसमें ब्रेन का कॉर्टेक्स लिक्विफाई होके वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे नॉर्मल कॉर्टेक्स निकल के वो एरिया को पानी से ब्रेन भर देता है। ये डिसऑर्डर्स जैसे मेगलेनसेफेलिक एनसेफेलोपैथी विद सब कॉर्टिकल सिस्ट, ये कोई कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे अग्रवाल कम्युनिटीज़, और कई इंडियन लिटरेचर और ऑथर्स इसको अग्रवाल डिसीज़ के नाम से भी पब्लिश करते हैं। इनके साथ साथ हमें अब रेडियोलॉजिकली बात करें तो एमआरआई ये मोडालिटी ऑफ चॉइस कंजेनाइटल ब्रेन डिसीजेस देखने के लिए होनी चाहिए, जो मस्तिष्क को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम उसको सीटी से कंपेयर करें तो सीटी स्कैन में उतना कंट्रास्ट नहीं होता, उतना स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती जितनी एमआरआई में होती है, स्पेशली वाइट और ग्रे मैटर। और ये जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग है ये भी सिर्फ एमआरआई में ही हो सकता है। एमआरआई का और दूसरा एडवांटेज ये है कि हम उसमें एडवांस इमेजिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके हम ब्रेन के एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स की प्रमाण कितना है वो देख सकते हैं। इसका उपयोग हम कर्निक्टरस, ले डिसीज़ और कैनामन डिसीज़ ऐसे बहुत सारे डिसीजेस को देखने में यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा मैं कोई और डिसीजेस को भी टच करना चाहूँगा जो हालांकि कंजेनाइटल है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको बच्चे में दिखने के लिए टाइम लग सकता है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, विल्सन डिसीज़। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये फिनाइल कीटोन्स एक्यूमुलेशन के वजह से होता है, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन वगैरह बच्चों में हो सकता है। विल्सन डिसीज़ ये कॉपर एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, जो बेसल गैंग्लिया वगैरह रीजन में होता है, जिसके वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर होती है। इसके अलावा अगर बच्चे को हार्ट डिसीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है या ईएसटी है या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, बच्चों के जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, उसमें उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में शंट कहते हैं, तो उसकी वजह से एब्सेसेस ब्रेन में हो सकते हैं, क्योंकि लंग ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करने का भी काम करता है। जो सूक्ष्म जंतु होते हैं वो बहुत सारे लंग के कैपिलरी में फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर लंग को बाईपास हो करके अगर वो डिफेक्ट से डायरेक्ट ब्रेन में चले गए तो एब्सेसेस यानी वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ जाके बड़े बड़े गड्ढे कर सकते हैं, जिसको एब्सेसेस कहते हैं। इसके अलावा अगर मदर को बच्चा जब पेट में हो तो कोई डिसीजेस हो, जैसे टॉर्च, जिनको टॉर्च इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, कंजेनिटल रूबेला,
हर्पीस, साइटोमेगालोवायरस, ये सारे अलग अलग विषाणु के वजह से बच्चों के ब्रेन में प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चों के अंदर जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लड ब्रेन बैरियर समझाया था, वैसे एक प्लासेंटर बैरियर भी होता है जो मदर के ब्लड को बच्चे के ब्लड से अलग रखता है। वो बहुत सारे विषाणु को और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जाने से रोकता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ विषाणु हैं जो इसको क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें जो मैंने अभी बताई वो है। आजकल अपने देश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रमाण बढ़ रहा है, तो उसके कारण के वजह से ये बहुत सारे डिसीजेस, स्पेशली जो अनुवांशिक डिसीजेस है, इनहेरिडेटरी डिसीजेस, जेनेटिक डिसीजेस है, इनके प्रमाण भी बढ़ रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ जेनेटिक काउंसलिंग और रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स इन चीज़ों को देखने के लिए उतनी प्रकार से उतनी मात्रा में नहीं यूज़ की जा रही। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर फैमिली में किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर है तो उनके पेरेंट को जेनेटिक काउंसलिंग करके उनकी जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाए, ये देखा जाए कि वो कोई जेनेटिक कैरियर तो नहीं है। अगर है तो उनको नेक्स्ट बच्चे के लिए काउंसलिंग कराई जाए कि क्या उसका प्रमाण है कि नेक्स्ट बच्चे में भी ये चीज़ें होगी, और जब वो दूसरा बच्चा पेट में है तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोरियोनिक विलाय बायोप्सी कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि क्या वो बच्चे में भी वो जेनेटिक डिसीज़ है। तो ये रहा एक प्रकार से विश्लेषण मस्तिष्क की जन्मजात विकारों के लिए, और ये काफ़ी बेसिक प्रकार से मैंने फ्रेम किया था। ये बिल्कुल भी डिटेल्ड विश्लेषण नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं रेडियोलॉजिकली और जेनेटिक्स में भी, लेकिन मैंने इसको कम टाइम में समझाने की कोशिश की, और मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया हो, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में या कोई बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो उनके पेरेंट्स को बताइए जेनेटिक काउंसलिंग के लिए और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर वो नहीं किया गया है तो। धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।